हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपल बैक वेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर ड्यूटी कंडक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हाउ इट वर्क, देन हम समझेंगे हाउ टू सिलेक्ट एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ इट्स फेलियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ इट वर्क। सी किसी भी कंपोनेंट का वर्किंग समझने से पहले हमें उसका कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए कि बेसिकली उसका कंस्ट्रक्शन है क्या, है ना। देखिए, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर की हम जब भी बात करते हैं तो एक चीज़ सभी कॉन्ट्रैक्टर में कॉमन है, वो है ऊपर ये ऑक्स ब्लॉक, और उस ऑक्स ब्लॉक को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है ऐसे, ठीक है? और ये यहाँ पे मेरे है डैम्पिंग रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे मेरे है मेन कॉन्टैक्ट। मेन कॉन्टैक्ट आपको पता ही है कि मेरे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो टोटल जो वर्किंग जो मैकेनिज़्म है वो 3 स्टेप्स में मेरा कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जब भी इसकी ऑक्स कॉइल में सप्लाई आएगी, सबसे पहले मेरा यहाँ पे लगेगा ऑक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्स कॉन्टैक्ट मेरा लगा हुआ रहेगा और जो मेन कॉन्टैक्ट है वो भी मेरा लग जाएगा, ठीक है? वो भी मेरा एनओ से एनसी हो जाएगा इन शॉर्ट। और जब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो ऑक्स कॉन्टैक्ट मेरा डीलैच हो जाएगा, वो मेरा सर्किट से अलग हो जाएगा और जो मेन कॉन्टैक्ट है वो मेरा लगा हुआ रह जाएगा। और ये जो मैकेनिज़्म है वो मेरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अभी मैं आपको एक बार रिव्यू दिखाता हूँ। स्टेप 1 में मेरा क्या हुआ था, ऑक्स कॉन्टैक्ट लगता है, स्टेप 2 में ऑक्स प्लस मेन लगता है एंड स्टेप 3 में मेरा केवल मेन कॉन्टैक्ट ही लगा हुआ रह जाता है, ठीक है? अभी ऐसा है क्यों इसका कंस्ट्रक्शन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। एक टाइप क्या है कि जहाँ पे केवल एक सिंगल कैपेसिटर बैंक होता है और एक ही मेरा कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर हम वहाँ पे लगाते हैं। देखिए, कोई भी कैपेसिटर बैंक आपका ऑन होता है ना, तो जनरली आप ये मान के चलिए कि 10 टू 20 टाइम्स उसका इनरश करंट रहता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर लगाते हैं। बट मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब मल्टी स्टेज कॉन्टैक्टर जब आप यूज़ करते हैं या मल्टी स्टेज आप जब कैपेसिटर बैंक जब आपको यूज़ होता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए कि ये कैपेसिटर बैंक 1 ये ऑलरेडी ऑन है, कैपेसिटर बैंक 2, कैपेसिटर बैंक 3, अभी मेरे को करना है कैपेसिटर बैंक 4 ऑन। तो इस केस में आपको क्या लग रहा है कि जब ये मेरा ऑन होगा, क्या इसमें भी 10 टू 20 टाइम्स का आएगा इनरश? नहीं। जब आपका ये फोर्थ वन आपका ऑन होगा ना, तो इसमें आपका जो इनरश है वो आपका 50 टू 60 टाइम्स या उससे भी ऊपर जा सकता है। रीज़न क्या है? करंट जो है मेरा वो हरदम शॉर्टेस्ट पाथ या मैं कहूँ कि लो इम्पीडेंस पाथ ढूँढता है। और आपको पता है कि जो भी आपके कैपेसिटर होते हैं ना, वो आपके लो इम्पीडेंस रहते हैं। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो होगा, करंट आपका यहाँ से भी आ रहा है, ये आपका लो इम्पीडेंस पाथ है यहाँ से ये आपका लो इम्पीडेंस पाथ है, पहला, सेकंड, थर्ड और ऊपर से यहाँ से। तो इस वजह से क्या होगा कि इसका जो इनरश है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इस हाई इनरश करंट को टैकल करने के लिए ही हम वहाँ पे ऊपर ऑक्स ब्लॉक लगाते हैं, ताकि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जब भी आपका वो इनरश करंट वो आए तो वो डैम्पिंग रेजिस्टेंस के थ्रू ओवरकम हो जाए। और जब जैसे ही आपका इनरश करंट ओवरकम होगा, ऑक्स ब्लॉक आपका वहाँ पे हट जाएगा और जो मेन कॉन्टैक्ट है वो वहाँ पे आपका लगा हुआ रह जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर की। इसीलिए ही हम कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर की जगह कन्वेंशनल कॉन्टैक्टर यूज़ हम नहीं करते। इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी आ सकता है, तो होपफुली यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे, है ना? अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सी जब हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी यूटिलाइज़ेशन कैटेगरी क्या है। देखिए, हर एक कॉन्ट्रैक्टर की यूटिलाइज़ेशन कैटेगरी रहती है, जैसे एसी 1 होता है, एसी 2, एसी 3, एसी 4। इसकी क्या है? इसकी यूटिलाइज़ेशन कैटेगरी है एसी 6बी। व्हाई इट इज़ 6बी? किसी भी यूटिलाइज़ेशन कैटेगरी में जब भी आपको बी दिखे, तो बी का मतलब क्या है? इट इज़ यूज्ड एज़ ए प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट। सेकंडली, उसमें शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट कैरिंग की कैपेसिटी है, ठीक है? फिर जब हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करते हैं, तो सिलेक्शन करना इसका बिल्कुल ईज़ी है, क्योंकि आजकल जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं ना, वो कैपेसिटर बैंक के हिसाब से सीधा कॉन्टैक्टर बनाते हैं। तो आपको जाके कुछ ज़्यादा एम्पीयर का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको 50 केवीआर के कैपेसिटर बैंक में कॉन्टैक्टर लगाना है। आप ले रहे हैं सीमेंस। तो सीमेंस कहता है अगर आपको 50 केवीआर का लगाना है तो आपको सिंपल 3MT70050 आपको वहाँ पे लगा देना है। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बट फॉर योर ईज़ एंड अंडरस्टैंडिंग,
कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर जो रहता है वो केवीआर की उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 1.3 टू 1.5 टाइम्स रहती है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 50 केवीआर है, तो अगर आप इसका करंट अगर आप देखेंगे तो इसका करंट यहाँ पे आएगा 65.6, 50 इंटू 1.3 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, ठीक है। 100 का एक एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे आ रहा है 131, तो इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो है 131, ठीक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, सपोज हमारे पास है यहाँ पे एल का है, यहाँ पे है एमओसी 50, 50 केवीआर में 50 केवीआर का कैपेसिटर बैंक है, तो सिंपली वहां पे आपको लगा देना एमओसी 50। इसकी जो करंट रेटिंग है अगर हम उसकी बात करें तो वो आप चेक करिए यहाँ पे कितनी है 70, 50 इंटू 1.3 या 1.4 आप करेंगे तो करंट रेटिंग आपका इतना ही आएगा निकल के 70, ठीक है। तो अगर आपको करंट रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट करना है तो आपको 1.3 टू 1.5 टाइम्स के बीच में वो आपका रहना चाहिए। और जनरली मैन्युफैक्चरर हर कोई क्या कैपेसिटर बैंक के हिसाब से कॉन्टैक्टर बनाता है, तो सिंपल है आपके लिए इसको चूज़ करना। सेकेंडली देखिए, सपोज़ आपका जो कैपेसिटर बैंक है वो है सपोज़ 80 केवीएआर का, तो सिंपली आपको वहाँ पे लगा देना है एमओसी 80, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉज़ ऑफ फेलियर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा जो कॉज़ है इसके फेलियर का वो है फ्रीक्वेंट स्विचिंग। कभी भी कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर को फ्रीक्वेंट स्विचिंग या इंचिंग ऑपरेशन इसका नहीं करना है, क्योंकि एक बार कैपेसिटर बैंक आपका चार्ज हुआ, उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, ठीक है? और एटलीस्ट एक बार ऑन होने के बाद आप 60 सेकंड का मिनिमम आप इंटरवल रखें, जिससे आपके कॉन्टैक्टर की लाइफ बनी रहेगी। सेकंडली क्या होता है, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता, वही ऊपर वाले का ही सब पार्ट है। कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज आपका नहीं हुआ और आपने पहले से उसको एक ऑन कमांड और दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, कैपेसिटर में ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है? आपने उसके अंदर और चार्ज डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका इनरश करंट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और उसका पूरा इम्पैक्ट आएगा कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर के ऊपर और वो ओवरहीट होगा, और ओवरहीट होगा तो ऑब्वियस है वो डैमेज होगा, ठीक है? उसके बाद आता है माल फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोलर आउटपुट। ये बहुत बार देखा गया है कि कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो सही नहीं रहती, उसमें माल फंक्शन रहता है और वो कॉन्टैक्टर को बार-बार ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करता है और उससे भी जो मेरा कॉन्टैक्टर है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज़ द कॉन्टैक्टर चैटरिंग। सी कॉन्टैक्टर चैटरिंग, किसी भी टाइप का कॉन्टैक्टर हो अगर उसमें चैटरिंग है तो डेफिनिटली उसमें हीटिंग इश्यू आएगा। अगर आपके पास कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर है या कोई नॉर्मल ड्यूटी कॉन्टैक्टर में अगर चैटरिंग है, तो सबसे पहले आपको वो चैटरिंग का इश्यू रिज़ॉल्व करना है। अगर वो चैटरिंग इश्यू रहेगा, तो डेफ़िनिटली वो कॉन्टैक्टर की लाइफ़ पे इम्पैक्ट करेगा। और ऑपरेशन एट लो वोल्टेज, सी अगर आपका जो कॉन्टैक्टर है वो 415 है, आपकी जो सिस्टम सप्लाई है और आपके वहाँ पे है सपोज़ सप्लाई 350, 380, वोल्टेज जैसे-जैसे आपका कम होता जाएगा, आपको पता है कि करंट आपका रिस्पेक्टिवली इंक्रीज़ होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो काफ़ी सारे हैं रीज़न, बट मुझे जो लगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो-जो मेन है वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दिए। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।